कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि कल हमने और 2 दिन पीछे के 2 दिन में हमने नक्षत्र के विषय में पढ़ रहे थे 2 दिन से। उस विषय में हमने नक्षत्र की जानकारी ली थी, नक्षत्रों के नाम, उनके स्वामी और अ, उसके बाद उनके चरण और उनसे राशियां कैसे बनती है। तो मैंने वहाँ भव चक्र की बात की थी। तो ये आप एक स्क्रीन पे एक चित्र देख रहे होंगे, सभी दिखाई दे रहा है सभी को? जी महोदय। जी। तो इसे भव चक्र कहते हैं। इसको पर्याय इसके भव चक्र भी है, इसको ऋक्ष रक्ष ऋक्ष भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, या भवन भी कहते हैं, या भव भी कहते हैं, या भव चक्र भी इसको कहा जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा जो एक चक्र है, इसका पूरा मान अगर देखा देखा जाए तो 360 डिग्री। ये जो पूरा जो एक चक्र है, इसको 360 डिग्री इसका मान है टोटल इस वृत्त का। तो इसको हम जब पहले इसको 27, आप देख पा रहे होंगे बाहर संख्या लिखी है 1 2 3 4 करके, तो वो नक्षत्र है सबसे बाहर में। उसके अंदर जब हम 360 को 12 से काटेंगे तो तब जाके उसमें 12 राशियों का स्थापन है। वहां राशियों के नाम लिखे हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। उसके अंदर वो 9 ग्रह हैं। अगर जैसे आपको पता, आपको किसी ने आपने सुना भी होगा या आपको पता भी हो सकता है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 12 मासों का इसमें मास भी आएंगे। मास कैसे आएंगे? तो सूर्य का जो चलना है, वो संक्रांति, जो सूर्य के कारण जो संक्रांति बनती है, वो प्रविष्ट होता है रोज रोज एक। तो महीने में वो 30 भी होता है, अगर 31 होता है, 32, तो तब जाके अगली संक्रांति आती। तो राशियों का परिवर्तन है वो, सूर्य का राशि परिवर्तन, उसी से मास है। तो ये 12 राशियां हैं तो 12 ही मास हैं। तो इसके अंदर में 12 मास भी आ जाएंगे। फिर आपको पता है कि 2 राशि में अगर 12 राशियां हैं तो 6 ऋतुओं के नाम है। तो वहां पर 2 राशि में एक ऋतु इस चित्र में नहीं दिखाया गया है, पर वो चित्र और है, वो मुझे अभी मिला नहीं। तो ये एक पुस्तक में था, ये जातक परिजात में आप इसको देख सकते हैं। ये चित्र वहां पे पेज नंबर 2 पे बना हुआ है। वहां पे राशि शीलाध्याय करके एक चैप्टर है, उस पे ये चित्र बना है। वहां से भी आप देख सकते हैं, या यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके जो पर्याय हैं वो है ऋक ऋक्ष है, क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, इसको भव भी कहा जाता है, और भवन भी इसको कहा जाता है। इस पूरे इस जो भव चक्र आप देख पा रहे हैं। तो आज जो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम इसी नक्षत्र का। जो थोड़ा मैंने कहा था कि कल थोड़ा विषय इसका रह गया है, तो उसी विषय में नक्षत्र की जो संज्ञाएं हैं, उनको कौन कौन सी संज्ञाएं, किस किस नक्षत्र को क्या क्या संज्ञाएं दी गई हैं। एक विषय और था, पर वो उस विषय में अभी तक मुझे वो श्लोक, वो पुस्तक मुझे मिल नहीं पाई घर में। तो उस कारण से वो जो आपने कल कहा था किसी ने कि हमें वो श्लोक चाहिए जिसमें चरण के आगे उसका नाम भी आए, ताकि वो स्मरण करने में आसानी हो जाए थोड़ा सा। पर वो नहीं मिला है अभी। अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा उसे। ये विषय भी आपको जातक परिजात ग्रंथ में मिल जाएगा।
ये आपको वहां पे एक अध्याय है, मंदाब्द आदि फलाध्याय, एक वहां पर एक बना हुआ है, उस जातक परिजात ग्रंथ में ये अध्याय आपको मिल जाएगा, उसी में ये दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्लोक भी दिया गया है, और श्लोक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे इसकी व्याख्या लिखी गई है, तो व्याख्या से भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अश्वनी नक्षत्र, यहाँ आपको देख देख पा रहे होंगे सभी, दिख रहा है सभी को? जी। जी। तो यहाँ पे देखिए अश्वनी नक्षत्र है, उसके आगे उसके उसकी संज्ञाएं लिखी हैं, उसे क्या कहा गया है नक्षत्र की। अश्वनी नक्षत्र की तुरंग, तुरग लिखा है पहले, फिर दस्र संज्ञा है, अश्व, अश्वयुक और हय, ये संज्ञा अश्वनी नक्षत्र की बताई गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। उसके बाद भरणी नक्षत्र देखेंगे। भरणी नक्षत्र में उसकी यम संज्ञा बताई गई है, कृतांतक और याम्य, याम्यभ्य। उसके बाद कृतिका नक्षत्र आता है, उसकी हुताशन, अग्नि और बहुला, ये तीन उसके लिए शब्द बताए गए हैं। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से नक्षत्र की कौन सी संज्ञा है। तो आपको ये श्लोक ऊपर है, इसमें इस पहले वाले में विशाखा, यहाँ विशाखा तक है। ये जो श्लोक हम देख रहे हैं 40, 41, 42, यहाँ तक इसमें विशाखा तक नक्षत्र, जो विशाखा जो नक्षत्र है वहां तक की संज्ञाएं बताएगी। आगे देखते हैं। उसके बाद रोहिणी है। रोहिणी को विधि, बरीची और शकट, ये तीन नाम यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद आगे आता है मृगशिरा। मृगशिरा को कहा गया है सौम्य, चांद्र, अग्र, हारिणी या उड़ूप, ये संज्ञा बताई गई है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र की संज्ञा है तारक, रौद्र, ये दो नाम बताए गए हैं। यहाँ पे दो ही है, तारक और रौद्र। यहाँ पे आप देखते चलिए, एक एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ पे तारक और रौद्र यहाँ पहुंचे हम। जहाँ पे मेरा माउस है, आप समझ पा रहे होंगे मैं कहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पुस्तक से मैंने लिया है, पर उस तरह का पीडीएफ नहीं था जिससे ये थोड़ा बड़ा हो सके। और यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है ये। जहाँ आपको ना दिखाई दे तो आप मुझे सूचित करें कृपया। आगे चलते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र है, इसकी संज्ञा है अदिति और सूर्यजननी, ये दो संज्ञा बताई गई है। फिर पुष्य नक्षत्र है, इसकी तिष्य और अमरिज्य, ये दो संज्ञाएं बताई गई है। उसके बाद है आश्लेषा नक्षत्र। उसमें बताया गया है कि अहि और भुजंग, इसकी दो संज्ञाएं बताई गई है। उसके बाद मगा नक्षत्र है, पितृ और जनक, ये दो यहाँ पर इसकी संज्ञाएं हैं। फिर है पूर्वा फाल्गुनी। उस नक्षत्र में इसकी फाल्गुनी, फिर अर्यमण और भाग्य, ये तीन यहाँ पर दो ही है। ये अर्यमण और भाग्य एक ही नाम है, वो उसी का पर्याय बताया गया है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी है, उसमें उत्तर और भग, ये दो नाम बताए गए हैं उसमें। उसके इसमें आप इसको श्लोक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ये जो पहला ऊपर तीन जो श्लोक हैं, यहाँ पे विशाखा तक है, इसके आगे दूसरे अनुराधा से आगे चलेंगे, अनुराधा से रेवती तक आगे बताया गया है। उसके बाद है हम यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी का उत्तर और भग था। हस्त नक्षत्र की भानु, अरुण और अर्क, ये यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है भानु हस्त अरुणार्क, त्वष्टा च चित्रासुर वृद्ध की, तु स्वाति मरुद्वात स्मरणाख्या। जिसको श्लोक स्मरण में रखना, जो श्लोक के माध्यम से स्मरण कर सकता है वो श्लोक ऊपर से श्लोक को पढ़े, श्लोक से भी आप स्मरण कर सकते हैं। जिसको समझ ऊपर से कुछ कठिनाई होती है, श्लोक को पढ़ने से स्मरण नहीं हो पा रहा है, वो नीचे से समझेगा। यहाँ पे यहाँ लिखा है, इनमें से इसको तोड़ के लिखा है ऊपर से कि यहाँ से कैसे कैसे दिया गया है। तो आगे देखेंगे। तो उसके बाद चित्रा नक्षत्र है, उसकी त्वष्टा और सुख वर्धकी, ये इसकी संज्ञा बताएगी। ये एक ही नाम, ये एक ही इसका पर्याय बताया गया है त्वष्टा का ही, सुख वर्धकी।
उसके बाद स्वाति नक्षत्र है, इसकी संज्ञा कहते हैं मरुत, बात, समीरण। और वायु और समीर एक ही उसका पर्याय है। तो इन शब्दों को ध्यान, यहाँ और करके बीच में च आपको पता है और के लिए प्रयोग होता है। तो इन दोनों शब्दों से भी पूछा जा सकता है कि ये किस नक्षत्र की संज्ञा है, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। अभी हम प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। फिर विशाखा नक्षत्र है, फिर बिना विशाखा नक्षत्र में द्विदैवत, इंद्र अग्निक, उसके बाद है शूर्प शूर्पभ आदि संज्ञाएं इनकी बताई गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये अगला है यहाँ से। यहाँ अनुराधा अनुराधा मैत्रम त्वत् कुलिर शततारा शतमखः सुर स्वामी ज्येष्ठा परम सुर मूला कुंत भुजः। यहाँ इस श्लोक में अनुराधा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे अगले इस पर पेज पर, अगली जो स्लाइड है इसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है अनुराधा नक्षत्र के लिए मैत्र, खाली एक ही शब्द बताया गया है, मैत्र शब्द। और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है उसके लिए कुलिश तारा, सूर्य स्वामी और शतमुख, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक सूर्य स्वामी का और दूसरा शतमुख का। उसके बाद मूला नक्षत्र आता है जो गंडात नक्षत्र भी है, उसकी जो संज्ञा है वो असुर और अक्र अक्रतुभुज, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है एक ही नक्षत्र के लिए, असुर या अकृत भुज। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, ये आपको पता है। यहाँ इसके बाद ये पूर्वाषाढ़ा है, यहाँ पर इसकी जो संज्ञा बताई गई है वो है पय, सलिल, जय और तोय। जल और तोय दो शब्दों का प्रयोग है, वो एक ही उसी के लिए, वो तोय से भी प्रश्न हो सकता है आपके लिए, या जल संज्ञा से भी प्रश्न बन सकता है। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उसकी है विश्व या उत्तराषाढ़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र की बात भी कर रहे हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की विश्व और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण को अभिजीत कहते हैं। उसके तीन चरण हैं, तो उस तीसरे के बाद जो चौथा चरण है उसको अभिजीत कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद श्रवण नक्षत्र की क्षोणा, जो उत्तराषाढ़ा के बाद जो आता है उसको श्रवण नक्षत्र आता है, उसको क्षोणा, विष्णु, हरि या श्रुति। ये हरि या श्रुति, वहां पे दो शब्द एक ही के लिए एक ही के पर्याय में बताए गए हैं, एक ही संज्ञा के पर्याय में। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आता है। धनिष्ठा से आपको पता है, धनिष्ठा नक्षत्र जब हम धनिष्ठा से चलेंगे तो वो पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये पांच ऐसे नक्षत्र हैं जिनके पढ़ने पर पंचक, उनको पंचक संज्ञा उनकी कहलाई गई है। मैं उनके फल के विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फल के विषय से प्रश्न नहीं आएगा, आपको उसकी संज्ञाओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो धनिष्ठा की है धनिष्ठा या बसु, ये दो शब्द प्रयोग है वहां पे। धनिष्ठा के लिए धनिष्ठा ही याद रखना है, उसके साथ बसु भी एक शब्द का प्रयोग वहां पे किया गया है। उसके बाद धनिष्ठा के शतभिषा नक्षत्र है, तो उसके लिए सबसे पहला जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है वो है प्रचेता। तो प्रचेता, फिर शत तारका और वरुण। तो यहाँ देखिए, शत तारका और वरुण दो शब्द प्रयोग में लाए लाए जा रहे हैं। ठीक है, एक ही पर्याय में दो शब्द, शत तारका या वरुण, आपको ये दोनों शब्द ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे संज्ञा हैं जिनके दो दो एक ही संज्ञा के दो नाम बताए गए हैं, उसको और करके दूसरा भी बताया जा रहा है उसके साथ। फिर पूर्व भाद्र पे आते हैं, पूर्व भाद्रपद पे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की अजैक पाद, पूर्व भाद्रपद की पहली संज्ञा क्या बताई गई? अजैक पाद। फिर
अजपात, फिर है उसके बाद पूर्व पोष्ट पद। अजपाद और पूर्व पोष्ट पद ये एक ही इसका पर्याय, अजपाद का ही पर्याय बता रहे हैं आगे और करके। उसके बाद आगे चलते हैं उत्तर भाद्रपद पर। निश नक्षत्र की अनिर अनिर्बुधन्य, ये पहले या उत्तरा पोष्टपात, या ऊपर पद शब्द था तो यहाँ पात शब्द है। इसके बाद आगे अंतिम जो नक्षत्र है वहां पे रेवती नक्षत्र है, उसकी पूखा या पोषण, ये संज्ञाएं मुनियों ने कही है। ये आचार्य के द्वारा कही गई है, जो ऋषि मुनि जिनके माध्यम से ये ग्रंथ, ये श्लोक लिखे गए हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो ये इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ प्रश्न है, मैं पहले उनको, गुरुजी प्रश्न अभी रख सकते हैं, जो इस विषय में जो प्रश्न बनते हैं उनको रख सकते हैं क्या अभी? जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास पुस्तक है एक, तो ये इसी विषय को लेके दोनों, इसमें कोड 25 का विषय भी है और इसमें 73 कोड का विषय भी है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो नक्षत्र के विषय में चर्चा की है, उस विषय से यहाँ पे मेरे पास इस पुस्तक में 100 के लगभग 80 90 के करीब प्रश्न बने हुए हैं। तो मैं आपको उनमें से, हो सकता है आपने पहले कोई प्रश्न सुना भी हो, उसमें से पेपर में आया हो, पूर्व के जो गत पेपर जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें से बहुत से प्रश्न शायद हो। जैसे यहाँ पे पहला एक प्रश्न है, कति नक्षत्राणि भवन्ति। तो उत्तर में यहाँ पे लिखा है सप्तविंशति या अष्टविंशति, अष्टविंशति भी है। तो मूल रूप से कितने हैं, तो दूसरे ऐसे कितने, वहां पे अभिजीत के साथ, वहां ऑप्शन में है अभिजीत के साथ अष्टविंशति है, अभिजीत से रहित। जी अष्टविंशति, यहाँ पे मेरे पास जो पुस्तक है उसमें दोनों ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन को देख के ही उसका उत्तर को देना है। यहाँ पे ऑप्शन में अभिजीत लिखा है, अगर वहां पे अभिजीत नक्षत्र की अगर अगर वहां पे बात आ रही है, तब आपको उस 28 वाले को, जो अष्टविंशति जो उत्तर में दिया गया है, उस पे भी आप जा सकते हैं। तो सप्तविंशति तक समित ना रहे आप, वहां पे ऑप्शन को देखना है, जो चार जो वहां पे विकल्प दिए गए हैं उन चारों को देखना है। हमें उन चारों को देखेंगे, उससे हो सकता है कोई अगला प्रश्न हमें समझ में आए। क्योंकि मैं, मेरे साथ भी ये हो चुका है, आपके साथ भी हुआ होगा, सभी के साथ, कि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न को पढ़ते हैं, हमें आता है और हम उसको टिक कर देते हैं, आगे चल पड़ते हैं। जबकि होना यूं चाहिए कि वो गुरु जी से ही हमने कभी सीखा था कि सभी जो हम विकल्प हैं उनको देख के ही आगे चले। उससे क्या होगा, हमें अगला कोई प्रश्न है वो समझ में आए, या उससे हो सकता है उन शब्दों में से ही कोई प्रश्न पूछा, उनमें से भी प्रश्न बना हो। जी अगला प्रश्न रखता हूं, नक्षत्रस्य का व्युत्पत्ति। इसके लिए यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही स्टिक उत्तर लिखा गया है कि उसकी व्युत्पत्ति के विषय में पूछ रहे हैं। तो ना क्षरति, इतना ही लिखा है यहाँ पे, ना क्षरति इति नक्षत्रम। वो आपको याद रखना है कि उसकी हेडिंग के विषय में ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नक्षत्रस्य कति प्रकार प्रका, प्रकारकानि भवन्ति। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये शायद रह गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे षोडश, इसका प्रश्न इसका उत्तर होगा षोडश विधानी भवन्ति। तो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मुहूर्त चिंतामणि का विषय है,
मुरु चिंतामणि में ये मिल जाएगा आपको, वहां पे इसके विषय में श्लोक भी है। वहां पे लिखा है अधोमुख मुखन नक्षत्राणी, अधोमुख जिनकी जो है नक्षत्र हैं कितने प्रकार के, तो 16 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? अधोमुख है सबसे पहले, उसमें आश्लेषा भरणी कृतिका। फिर है त्रियंग मुखन, उसमें अश्विनी आएगा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, रेवती, अनुराधा। फिर है अधन अधन नक्षत्राणी, उसमें रोहिणी, विशाखा, धनिष्ठा। फिर है मध्यलोचन नक्षत्राणी, तो भरणी, आश्लेषा, ज्येष्ठा। फिर है मंदलोचन, तो मंदलोचन में शतभिषा, आश्लेषा, अनुराधा। फिर है सुलोचन, सुलोचन नक्षत्राणी, उसमें पुनर्वसु, स्वाति। फिर पंचक नक्षत्राणी, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। फिर है मूल नक्षत्राणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूला, मघा। इसमें से हमने ये दो तो पढ़े थे, पंचक और ये मूल नक्षत्र। पर ये जो ऊपर जो अधोमुख है और त्रियंग मुखन है या अधन है या मध्यलोचन है, ये हमने नहीं देखा था। मंदलोचन या सुलोचन, ये संज्ञा हमने नहीं देखी थी। हमने पंचक और मूल ये देखी थी। तो इसका षोडश इसका उत्तर होगा, ये ध्यान में रखेंगे आप कि कति प्रकार कानी भवंती, तो षोडश इसका उत्तर होगा। फिर ध्रुव नक्षत्राणी कानी संति, कौन कौन से ध्रुव नक्षत्र है और ये कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार का होता है? जिनकी ध्रुव संज्ञा बताई गई है, वो जैसे हमने पढ़ा भी था, वो 4 प्रकार, चतवारी। तो उसमें कौन कौन से हैं? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। तो रोहिणी 4 नंबर पे आता है, उत्तरा फाल्गुनी 12 नंबर पे, उत्तराषाढ़ा 21 नंबर पे और उत्तरा भाद्रपद 26 नंबर पे ये नक्षत्र आते हैं। उसका अगला जो प्रश्न है वो है चर नक्षत्राणी कानी संति, चर जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं या वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है पंच, और इसमें पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। तो इसमें जो पुनर्वसु है वो 7 नंबर पे आता है, स्वाति 15 नंबर पे, और श्रवण जो 22 नंबर पे, धनिष्ठा 23 नंबर पे, शतभिषा 24 नंबर पे। उसके बाद जो हमने पढ़ा भी विषय है उसमें आता है कि उग्र संज्ञक नक्षत्राणि कानि संति, उग्र संज्ञक नक्षत्राणि कानि संति। तो इसका उत्तर भी पंच होगा। इसमें जो जो आते हैं वो है भरणी जो 2 नंबर का नक्षत्र है, मघा 10 नंबर का, पूर्वा फाल्गुनी 11 नंबर पे आता है, पूर्वाषाढ़ा 20 नंबर, पूर्व भाद्रपद 25 नंबर। तो इसमें पू से तीनों नक्षत्र आएंगे, और मघा और भरणी, इसको याद रखने के लिए एक तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि भ म पू। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, जैसे इसके पहले पहले अक्षर को आप याद रखें, जैसे भरणी, भ से भरणी हो जाएगा, म से मघा, और पू से आपको याद रखना है कि तीनों ही पू के जो तीनों ही जो बनते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। तो 5 उग्र संज्ञक भी 5 है, और चर नक्षत्र भी चर संज्ञा जिनकी है वो भी 5 है, और जो ध्रुव संज्ञक है वो 4 उनकी वो ऐसे नक्षत्र 4 है। अगर आपसे खाली इतना ही पूछा गया कि वो कितने हैं, तो आपको संख्या लिखनी है, नक्षत्र को ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका बाद अगला प्रश्न है मिश्र संज्ञक नक्षत्राणि कानि संति। इसका ध्यान आपको हो सकता है सभी को, आप कृपया एक बार प्रयास करें। अगर किसी को आ रहा आता है तो आप में से, तो आप नीचे आंसर दे सकते हैं। मिश्र संज्ञक नक्षत्राणि कानि संति। तो इसका उत्तर होगा विशाखा द्वे। कृतिका, द्वे, हाँ विशाखा कृतिका। जी 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 जी, बिल्कुल सत्यम। विशाखा और कृत्तिका मिश्र संज्ञक 2 ही नक्षत्र बताए गए हैं, विशाखा और
कृतिका। तो द्वे उत्तर वहां पे अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो इसका सही उत्तर होगा कि क्योंकि दो ही नक्षत्र। उसके बाद आगे है क्षिप्र नक्षत्राणि कानि सन्ति। क्षिप्र नक्षत्राणि। चत्वारि चत्वारि सन्ति। जी, चत्वारि संति, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, इसका सही उत्तर है। इसमें अश्वनी जो 1 नंबर का नक्षत्र है, पुष्य जो 8 नंबर, हस्त जो 13 नंबर पे आता है, और अभिजीत जो 28 नंबर पे। पर वो बनता कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए कि अभिजीत नक्षत्र कहाँ पे बनता है, उसका पूरा कितना मान है। 19 घटी मान बताया गया है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्तराषाढ़ा के चौथा चरण, उसके लास्ट के 15 घटी, क्योंकि 30 घटी पूरा एक मान है एक नक्षत्र का। तो उसके जो अंतिम के जो 15 घटी है वो वहां से 15 घटी और 4 घटी श्रवण के शुरू के, उत्तराषाढ़ा के अंतिम के जो 15 घटी है, और श्रवण के जो 4 घटी है शुरू के, उससे 19 घटी मान उसका बनता है। तो यहाँ पर इसमें जो क्षिप्र संज्ञक जो नक्षत्र है इसमें अभिजीत की गणना भी की जाती है। तो ये 4 है, अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत। पर यहाँ पे इन्होंने इसको 28वां नंबर बताया है, अंतिम नक्षत्र बताया है। पर ये बनता कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। कियंती मृदु नक्षत्राणि संति। मृदु नक्षत्र कितने हैं? मृदु नक्षत्राणि कति संति। चत्वारि सन्ति। जी, सत्यम, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ये 4 है। इसमें मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और स्वाति। आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है। तो उससे आपको याद करने में भी वो दिक्कत नहीं होगी इनको। अगर आपको क्रम से याद, जैसे मैंने कल कहा था कि आप 9-9 के क्रम से इनको याद कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी जैसे ही आप याद करेंगे किसी भी प्रश्न से। अगर नक्षत्र के विषय में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उससे क्या है, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है नक्षत्र की। उसके बाद है तीक्ष्ण नक्षत्राणि कानि संति। अब इस चत्वारि प्रश्न, सन्ति। जी, यहाँ पे पर इनका यहाँ पे कानि संति, तो आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। अब देखिए यहाँ पे 4 चतवारी संति आपने सही कहा। उसके बाद ये 4 कौन कौन से हैं, तो आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। और उसके बाद है अधो मुखन नक्षत्राणि कानि संति। अभी हमने ये देखा था, पर इसको मैं कल आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। इसको मैं अभी यहाँ इनको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आपको मैंने दिखाया नहीं, तो आपको ये ध्यान में नहीं रहेंगे नक्षत्र। इसको मैं कल दिखा दूंगा, 2-3 संज्ञा है, इनको मैं कल दिखाता हूँ आपको। आगे चलता हूँ। पंचक नक्षत्राणि कानि संति। पंचक नक्षत्राणि कानि संति। तो उसका पता है आपको, पंच होगा, उसमें कौन कौन से आएंगे, अंतिम के 5 जो नक्षत्र हैं उनमें से हाँ जी। पहला है धनिष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है मूल नक्षत्राणि कानि संति। जिनकी मूल संख्या बताई गई है, ऐसे कितने नक्षत्र हैं या कौन कौन से हैं? 28 होगा। नहीं, ये 28 नहीं होगा। मूल नक्षत्र 6 बताए हैं इनकी। ये अच्छा 6 अच्छा। नक्षत्र ऐसे हैं जो मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैंने कहा था कि इनकी मूल संख्या है इन नक्षत्रों की। तो उसमें पहले कौन सा था? सबसे पहले अश्वनी आएगा। उसके बाद
ये 6 हैं, 6 बताए गए हैं इस तरह के नक्षत्र। तो उसमें ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, तो इसका जो सही क्रम है वो है अश्वनी, फिर आश्लेषा, फिर मघा, उसके बाद ज्येष्ठा, मूला और रेवती। तो 6 नक्षत्र है। और वो है, सबसे पहले उसमें आता है अश्वनी, फिर आता है उसमें आश्लेषा, फिर मघा, फिर मूला, ज्येष्ठा और रेवती। ये जो नक्षत्र बताए गए हैं इनको मूल इनकी संज्ञा बताई गई है। अश्वनी नक्षत्रस्य अधिपति कः? अश्वनी जो नक्षत्र है उसके अधिपति कौन है? अश्विनी कुमार। हाँ, अश्वनी कुमार या अश्वनी कुमार, ये ऑप्शन में भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमने जब पढ़ रहे थे तो वहां पे अश्वनी कुमार भी लिखा हुआ था। तो अश्वनी कुमार भी यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे पास पुस्तक में। तो अश्वनी कुमार भी हो सकता है। वो अपनी युक्ति से, वहां पे प्रश्न किस तरह से पूछा गया है वो देख के ही उत्तर लिख, नीचे टिक करना है। अगला ठीक है प्रश्न सर। है जी, कृतिका नक्षत्रस्य अधिपति का? अग्नि। जी, सत्यम, अग्नि इसका उत्तर होगा। इसी तरह से और भी यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं सभी के, ये पूछे हुए हैं। जैसे पुनर पुष्यस्य अधिपति का? पुष्य जो नक्षत्र है उसके अधिपति कौन है? पुनर्वसु का। पुष्य का, पुनर्वसु का अदिति होगा। जी। जी, पुष्य, मैं अभी पुष्य का पूछ रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र जो है, बृहस्पति। जी, बृहस्पति या गुरु हूँ, उसके पर्यायवाची हो सकते हैं। जी। ठीक है जी। शब्दों को, आपको शब्द भी ध्यान रखना है कौन सा वहां पे प्रश्न किसमें पूछा गया है, क्योंकि हम अभी जो पढ़ेंगे बाद में संज्ञा आगे नक्षत्र, ये राशि और ग्रह वाला, उसमें हम इनका पर्यायवाची भी देखेंगे कि कौन से ग्रह को क्या पर्यायवाची है, या कौन सी राशि का क्या पर्यायवाची है। हो सकता है पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मघायाः अधिपति अधिपतः क? मघा जो नक्षत्र है उसके अधिपति कौन है? पितर। जी, पितृ, पितृ उनको उसके अधिपति बताए गए हैं। इसी तरह से सभी यहाँ पे जो मेरे पास प्रश्न बने हैं वो सभी नक्षत्रों के एक एक उनके अधिपति के विषय में एक एक उनसे बने हुए हैं। 28 प्रश्न तो वही बने हुए हैं कि हर एक नक्षत्र के अधिपति कौन है। तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद अभिजीत जो नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र से अधिपति का? ब्रह्मा। जी, ब्रह्मा, सत्य कहा आपने। तो रोहिणी उत्तरात्रयन नक्षत्र नाम का संज्ञा? अब देखिए, प्रश्न को उल्टा करके पूछ रहे हैं। पहले ऊपर से पूछ रहे थे, अब नीचे से पूछ रहे हैं। वो अब उत्तर से प्रश्न बना दिया उन्होंने। अब रोहिणी उत्तरत्रयन उत्तरात्रयन नक्षत्राणाम संज्ञा का? तो उत्तरत्रयान का मतलब है तीनों उत्तरा, जो उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी भरा और भाद्रपद। इसका उत्तर होगा स्थिर और ध्रुव। जो स्थिर, ये स्थिर में बताइए, ये इनकी स्थिर संज्ञा है इनकी। रोहिणी उत्तरात्रयाणाम संज्ञा का। तो अब संज्ञा पूछ रहे हैं, तो इनकी स्थिर संज्ञा है, इनको ध्रुव या स्थिर ये कहा जाता है। फिर है आश्लेषा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल नक्षत्राणाम का संज्ञा? आश्लेषा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल नक्षत्राणाम का संज्ञा? तो इसका उत्तर होगा तीक्ष्ण या फिर
दारुण। फिर आगे प्रश्न है, कृतिका विशाखा नक्षत्रयोः संज्ञा का। ये तो हमने अभी भी इसका पढ़ा था। होगा इसका होगा मिस्र। जी, मिश्र, या फिर इसके जो इसका जो पर्याय है साधारण, मृद, इसका मिश्र भी आप वहां पे ऑप्शन देखना है आपको, क्या है उसका पर्याय भी बताया वहां पे, साधारण भी हो सकता है वहां पे ऑप्शन में। अगर मिश्र नहीं लिखा है, अगर साधारण लिखा है तो तब भी वो उसका उत्तर वही माना जाएगा। नक्षत्रे कति चरणाः भवन्ति। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? नक्षत्रे कति चरणाः भवन्ति। पांच तो नहीं होते हैं, ये आपका गलत उत्तर है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और सवा दो, कल भी मैंने बताया था कि सवा दो नक्षत्र से एक राशि बनती है। जैसे एक नक्षत्र अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1 चरण। तो उनको जब वो 9 चरण हो गए तो तब वो सवा दो नक्षत्र उनकी संख्या हो गई, तो वहां पे एक राशि बनती है। फिर अगला प्रश्न है, रेवती नक्षत्र अधिपति का, जो रेवती जो नक्षत्र है उसके अधिपति कौन है? पूषा। पूसा। पूषा या पूषा या पूखा, ये उच्चारण होता है। दो, कई पूखा भी पढ़ते हैं, पूषा भी। यहाँ पे षटकोण वाला जो है वो लिखा हुआ है, तो वही इसका उत्तर होगा। उसके बाद है, पूर्वात्रय भरणी मघा नक्षत्राणाम का संज्ञा। पूर्वात्रय भरणी मघा नक्षत्राणाम का संज्ञा। पूर्वात्रय का मतलब है जो पूर्वा से, पूर्व से तीनों जो नक्षत्र बनते हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और पूर्वा फाल्गुनी, ये तीन, और भरणी और मघा, इन नक्षत्रों की कौन सी संज्ञा बताई गई है? उग्र क्रूर। जी, उग्र या क्रूर इसकी संज्ञा। जी बताई गई है, बिल्कुल सत्य कहा आपने। उसके बाद है, स्वाति पुनर्वसु श्रुति त्रया नक्षत्राणाम का संज्ञा। चर्चल में आएगा महोदय। जी जी, सत्य, चर और चल। अब हम जो, जैसे मैं आपको आज कुछ राशि के विषय में बताने वाला था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अभी। प्रश्न है महोदय, एक अस्मिन् रासौ कति नक्षत्राणि भवन्ति? अष्टौ, चत्वारि, पंच, नव। अब फिर से कहेंगे मनीषा जी एक बार, क्या प्रश्न था? एक अस्मिन् रासौ कति नक्षत्र चरणानि भवन्ति? जी, अष्टौ, चत्वारि, पंच, नव। नब होगा इसका उत्तर। अब चरण क्यों पूछा है ना होगा? आप? हाँ, तो इसमें चरण जैसे आप बताए हैं अभी कि जी मतलब 1 2 3 4 सवा 2 करके नव होगा, वो वाला नव। जी जी, चरण करके नब होगा। अगर नक्षत्र पूछा है तो सवा दो उसका उत्तर होगा। अगर उससे नक्षत्र पूछ रहे हैं तो सवा दो उत्तर होना चाहिए। अगर चरण पूछा है तो तब उसका उत्तर जी, 9 होगा। ठीक ठीक महोदय। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि वहां पे पूछा क्या गया है, उसको पढ़ने के बाद ही उसके उत्तर पे जाना है। अगर वहां पे, ये जो आपका प्रश्न था अभी, इसमें जो प्रश्न आपका है उसमें अगर चरण के विषय में कुछ है तो चरण के हिसाब से उसका उत्तर 9 होगा, नब। अगर वहां पे नक्षत्र पूछे गए हैं तो नक्षत्र के हिसाब से सवा दो उसका उत्तर होगा वहां पे।
अभी तो आपने 4 बताया था ना। वो जी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। मैं राशि की बात कर रहा हूँ कि राशि कितने नक्षत्रों से बनती है। ऐसे तो एक, जैसे यहाँ पे देखिए ये चित्र मैं आपको दिखाता हूँ एक। आप शायद आज ही कक्षा में आए हैं आरती जी आप। सर कल भी ली थी। जी जी। तो कल अगर आप थे तो कल भी हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे यहाँ देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है एक अभी नक्षत्र का, नक्षत्र चार्ट है जी। जी। यहाँ देखिए आरती जी, इसके नीचे देखिए यहाँ पे अश्वनी लिखा है ना यहाँ पे ब्लैक कलर से 1 नंबर पे। तो इसके नीचे देखिए ये चार चार अक्षर हैं। तो ये 4 चरण, इनको 4 चरण कहा जाता है। तो एक नक्षत्र के नीचे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 1 2 चू चे चोला। ये देख पा रहे हैं आप। जी सर। तो ये 4 जो है, ये एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे 9 की, 9 जो चरण 2.25 नक्षत्र कैसे होंगे अब देखिए। तो यहाँ पे पहले अश्वनी है, फिर भरणी है, फिर कृतिका है। तो देखिए यहाँ पे 2.25 नक्षत्र कैसे होंगे, इसके 4, इसके 4 और इसका 1, इसी तरह आगे चलेगा। यहाँ पे 3 बच गए, वो आगे काउंट हो जाएंगे। इसके 4 और ये 4 और 3 7 और 2 9, फिर से 9 हो गए। तो यहाँ 2.25 नक्षत्र जो ये कलर के, ये कलर कलर देख रहे हैं आप, अलग अलग कलर बने हैं सारे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जब 2.25 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कृतिका का 1 चरण लिया, तो यहाँ पे राशि बनी मेष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, तो तब उत्तर लिखना है आपको 4 इसका। तो अगर जी जब सर। आपसे पूछा कि कितने नक्षत्रों से एक राशि बनती है, तो 2.25 कैसे हुए, तो आपको पता होना चाहिए इसके 4 चरण, इसके 4 चरण और इसका 1 चरण लिया, तो सब तब जाके 2.25 बने। आगे समझ जी में सर। आपको ये। जी सर। जी जी सर। जी। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ मैं आपको एक बार थोड़ा हल्का सा बताता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है कक्षा का। तो ये देखिए यहाँ पे ये राशियां हैं। ये देखिए यहाँ पे ये श्लोक है, कालपुरुष। यहाँ पे श्लोक भी है और राशियां भी हैं। पर इसके बजाय मैं आपको कोई दूसरा दिखाता हूँ। ये आगे चला गया। ये इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेष वृष, ये भी नहीं है, इसके हिसाब से भी आपको समझ नहीं आएगा। इसी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले राशियों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। इसके विषय में श्लोक भी है। नक्षत्राम समूहो या स राशि इति कथ्यते भावृत्तमस्यार्क भागो अपि रविरेवा विधीयते। तो यहाँ पे इसकी संज्ञा, इनको हम कल बात करेंगे डिटेल में एक एक पर। तो यहाँ पे मेष राशि सबसे पहले देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, उसके बाद 12 राशियां होती है। जो हमने भह चक्र देखा था, भह चक्र देखा था ना हमने आज, तो उसमें सबसे पहले जो जिनका वास होता है वो सबसे पहले नक्षत्र पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये इनके कुछ पर्यायवाची हैं, इन पे ही थोड़ी सी बात करते हैं अभी। जैसे भह चक्र, ये इसके पीछे वाले चित्र में भह चक्र था। तो भह चक्र की जो सबसे बाहर की वृद्धि होती है, जो सबसे बाहर सबसे पहले, ये देख पा रहे हैं, ये भह चक्र इसको कहते हैं, या ऋक्ष भी कहते हैं, इसको क्षेत्र भी कहते हैं। ये इसकी संज्ञाएं बताई गई हैं। और इसके सबसे पहले बाहर में नक्षत्र रहते हैं। उसके अंदर में जो ये राशियां हैं, 12 राशियां, इनके विषय में मैं कह रहा था आपसे। तो यहाँ देखिए राशियों के नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आपके पास अगर कोई पुस्तक है तो आप कल इसके विषय में थोड़ा जो भी आपको जानकारी मिले वो आप पढ़ें। तो कल हम इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। अगर आप और इसके विषय में, ये जो हमने नक्षत्र वाला विषय पढ़ा है उसके विषय में आपको प्रश्न मिलते हैं, तो उनको भी कल हम डिस्कस करेंगे। आप भी अपने से भी प्रश्न बनाएं, मैं भी आपको ये प्रश्न दूंगा। मेरे पास भी कुछ प्रश्न पत्र हैं, उनमें भी मैं देखता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न वहाँ पे
पूछे गए हैं। वो अभी तो आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर है सभी को, अब तो वो कंप्यूटर पे ही होता है। मेरे पास पहले वाले पेपर पड़े हुए हैं जो तब ऑफलाइन था, तभी के पेपर हैं, उसमें मैं देखूंगा कितने प्रश्न वहाँ पे है। तो गुरुजी अभी कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद तो फिर हम कक्षा को समाप्त करेंगे। सर एक बार राशि के स्वामी वाली स्लाइड दिखा दीजिए। राशि के स्वामी, अच्छा। स्वामी पर हम वैसे कल बात करेंगे, अभी तो फिर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इससे आप